नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में पुलिस का एक्शन जारी। हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्ति हो रही कुर्क। 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। राज्य में आधी आबादी की वोट बैंक पर धामी सरकार की नजर। रोड शो और महोत्सवों के जरिए हो रही पैठ बनाने की कोशिश चुनावों में हो सकता है निर्णायक। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम तय करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। जिताऊ कैंडिडेट उतारना चुनौती। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होने के विरोध में देहरादून में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के साथ ही आयकर विभाग का पुतला दहन। पुलिस से हुई तीखी झड़प। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में बनभूलपुरा कांड के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क होने के साथ ही अब अन्य फरार आरोपियों के घरों पर कुर्की की कार्रवाई जारी है। पार्षद शकील अंसारी की संपत्ति भी कुर्क की गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि फरार चल रहे यूथ कांग्रेस नेता मौकिन सैफी और जिया उल रहमान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस कांड में शामिल लोगों के गोला नदी में खनन कार्य में लगे वाहनों के रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश से जो भी जैसे जैसे कुर्की वारंट या इस तरह की चीजें जारी हो रही हैं, जो लोग चिन्हित हो रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। वाहनों को पंजीकरण हाँ, गोला नदी में क्योंकि वन निगम के माध्यम से जो पंजीकरण करे जाते हैं तो उसमें एक चीज जरूर ली जाती है कि कोई आपराधिक इतिहास ना हो। तो जो लोग चिन्हित हो रहे हैं, जो नामजद हो रहे हैं, उनको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं उनके जो रजिस्टर। इसके साथ ही हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भ्रांत नागरिकों की एक बैठक हुई। इस दौरान बनभूलपुरा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर आम सहमति भी ली है। नागरिकों ने इस संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हिंसा घटना हुई उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब प्राथमिकता हल्द्वानी में आपसी भाईचारा बनाए रखने की है। शहर में शांति व्यवस्था क्योंकि बनी हुई है और बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अपने रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बायकॉट वगैरह करेंगे। वो चिंताजनक था, उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ सकता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के जो जांच, एक रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। जो लोग जख्मी हुए हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, पहली हमारी वरीयता रहेगी रिपोर्ट आते ही उनको मुआवजा मिले, उनका नुकसान पूरा हो, क्योंकि उन्होंने जो उनका नुकसान हुआ है वो सुरक्षा को लेकर के हुआ। उन्होंने हमारी सुरक्षा में के लिए काम किया, जन सेवा का काम किया। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी जल्दी वहाँ की कानून व्यवस्था बहाल हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में धामी सरकार महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। राज्य में इन दिनों नारी वंदन महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन महोत्सवों के जरिए सरकार की नजर आधी आबादी की वोट बैंक पर टिकी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों प्रदेश के जिलों में जाकर जहां विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर आम जनता को कई सौगात देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं हर जिले में जाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इन कार्यक्रमों के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं सहायता समूह के तहत काम कर रही महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हर जिले में महिलाओं के लिए आयोजित मेले में भी शिरकत कर रहे हैं। धामी सरकार की इन गतिविधियों से समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा महिला वोट बैंक को साधने का काम कर रही है, जो बीजेपी के लिए एक मजबूत कड़ी उत्तराखंड में बन चुका है।
राज्य गठन के समय जहां उत्तराखंड में महिला वोट बैंक पुरुषों के वोट बैंक में काफी पीछे रहता था, तो वहीं अब महिलाएं वोट प्रतिशत में पुरुषों को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ आंकड़े महिला वोट प्रतिशत को लेकर बयां करते हैं, आइए आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव में महिला और पुरुषों का वोट मत प्रतिशत कितना था, आइए आपको दिखाते हैं। साल 2004 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 44.94 था, पुरुषों का वोट प्रतिशत 53.43 था। साल 2009 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 51.11 था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 56.67 था। साल 2014 में महिलाओं के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। साल 2014 में 63.37% महिलाओं का वोट प्रतिशत था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 61.34 था। साल 2019 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 64.37 था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 58.87 था। विधानसभा चुनाव में महिला और पुरुषों का वोट मत प्रतिशत कितना था, आइए ये भी देख लेते हैं। साल 2002 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 52.64 था, पुरुषों का वोट प्रतिशत 55.94 था। साल 2007 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 59.45 था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 58.95 था। साल 2012 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 68.84 था, पुरुषों का वोट प्रतिशत 65.74 था। साल 2017 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 69.37 हुआ, पुरुषों का वोट प्रतिशत 58.95 था। जबकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। महिलाओं का वोट प्रतिशत 67.20 था, पुरुषों का वोट प्रतिशत 62.60 था। जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, इनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वक्त के साथ साथ राज्य में महिला वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह यही है कि राज्य में मातृशक्ति के हक में हमेशा कार्य किया गया। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मातृशक्ति का उत्थान बेहद जरूरी है, इसलिए प्रदेश सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, मातृशक्ति चूंकि हमारे राज्य की रीढ़ रही है और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, उनको स्वरोजगार की ओर बढ़े, रोजगार की ओर बढ़े, स्वावलंबन की ओर बढ़े, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आए। इसके लिए हमने मातृशक्ति, नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर जहां स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। वहीं हम सब का भी प्रोत्साहन किया है कि हम लोग मातृशक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। वहीं धामी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का भी कहना है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति आज भाजपा के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, जबकि विपक्ष ने केवल इसे दिखावा मात्र करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में महिलाओं के हक में कोई कार्य नहीं किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अधिकारों से लेकर, महिलाओं के डेवलपमेंट से लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः लौट कर आई है तो वह महिलाओं के आशीर्वाद के साथ लौटी है, युवाओं के सहयोग के साथ में लौटी है। तो वह प्रतिबद्धता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी आपको दिखेगा, सरकार की योजनाओं में भी आपको दिखेगा। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनपदों के दौरे करते हुए महिला सशक्तिकरण को नमन करते हुए जिस प्रकार के कार्यक्रम उनके रहे हैं, वो साफ संदेश है कि हम आपको, आपका स्थान कहाँ मानते हैं, कितना आपको हम स्वीकार करते हैं, ये उस भावना की अभिव्यक्ति है। और रही बात चुनावी दृष्टिकोण से, तो मुझे लगता है कि महिलाएं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। मुख्यमंत्री को दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती यदि 5 साल तक उनके विधायक, मंत्री और सांसद अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होते और उसके विकास को अहमियत देते। आज मुख्यमंत्री को लगातार अपनी झोली फैलानी पड़ रही है मातृशक्ति के आगे, लेकिन मुख्यमंत्री बताएं कि महिलाओं के लिए उन्होंने किया क्या है। एनसीआरबी का डेटा भयानक है, रूह कपा देने वाला डेटा है कि 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 में पहुंच गया है। 907 यहां बलात्कार पिछले एक साल में हुए हैं और 778 अपहरण।
तो कहीं ना कहीं यूपी बिहार के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को। और बताएं कि उनकी सरकार में ऐसी कौन सी योजना है जिसको वो अपना कह सकें, जो महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कोई कदम हो, जो किसानों के लिए कोई ठोस कदम हो, जो व्यापारियों के लिए और मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए हो। उत्तराखंड में भाजपा इस वक्त महिला वोट बैंक के जरिए 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हर जिले में जाकर महिलाओं के बीच कई तरह के कार्यक्रम कर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर भाजपा ने महिलाओं के वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बना ली तो राज्य में विपक्षी दल के लिए बीजेपी को हराना मुश्किल हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में अब ओपन जिम बनाए जाएंगे। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। रेखा आर्या ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर ओपन जिम बनाने के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के साथ ही निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। युवाओं के लिए जिम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिम के लिए तो पूरा एक प्रॉपर रूम इत्यादि की आवश्यकता रहती है। तो उसके विकल्प न जाते हुए हम लोग ओपन जिम जो सबके लिए सुविधा परक मिल सके, उसकी तैयारी विभाग को करने के लिए कहा है। हर ब्लॉक स्तर पर एक ओपन जिम खोला जाए। जहां एक और इस बात की उम्मीद थी कि राज्य का बजट सत्र गैरसैंण में होगा, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि ये सत्र देहरादून विधानसभा में ही आयोजित होना है। ऐसे में गैरसैंण से दूरी बनाने पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं बीजेपी के ही कुछ विधायकों ने इसे लेकर सवाल भी उठाए हैं। विधायकों की माने तो गैरसैंण की अनदेखी शहीदों का अपमान जैसा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के विधायकों को मौसम से लगता है डर। गैरसैंण में ठंड से डरते हैं कई विधायक। गैरसैंण में नहीं, अब देहरादून में होगा बजट सत्र। गैरसैंण में सत्र आयोजित न होने पर गरमाई सियासत। उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून विधानसभा में आयोजित होना है, जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल देहरादून विधानसभा में बजट सत्र आयोजित करने को लेकर कई विधायकों ने अपने स्वास्थ्य और गैरसैंण में अधिक ठंड का हवाला देते हुए विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा था, जिनकी मांग पर देहरादून में सत्र आयोजित करने के लिए फैसला लिया गया। मगर सरकार के इस फैसले पर खुद बीजेपी के विधायक ने ही सवाल उठाए हैं। कर्णप्रयाग से भाजपा विधायक अनिल नोटियाल, जिनका विधानसभा क्षेत्र गैरसैंण में ही पड़ता है, उन्होंने कहा कि गैरसैंण में मौसम साफ है और गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र आयोजित हो सकता था, लेकिन विधायकों ने क्या सोचकर पत्र लिखा, उनकी समझ से परे हैं। वैसे ऐसी स्थिति तो अभी नहीं है, क्योंकि इस बीच गर्मी काफ़ी है, बरसात और बर्फबारी इस बार नहीं हुई है जिस तरह होती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए थी, क्योंकि आज वहाँ पर गैरसैंण भराड़ी शहर में मौसम बिल्कुल सही है और सत्र हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम किन परिस्थितियों क्योंकि हो सकता पिछली बार बरसात के कारण ठंड महसूस हुई होगी कुछ विधायकों को, तो इस कारण शायद ये हुआ है। लेकिन आज की स्थिति वहाँ पर ठीक है, मौसम ठीक है। अभी मैं 25-26 जनवरी को वहीं था भराड़ी शहर में, उस समय मौसम काफ़ी ठीक था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गैरसैंण में बजट सत्र न होने को लेकर शहीदों के अपमान का भी जिक्र किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जिन विधायकों द्वारा पत्र में बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित न किए जाने को लेकर हस्ताक्षर किए थे, उनसे भी सवाल पूछने की बात कही है। चुनाव 2022 से पहले सरकार ने आनन फानन में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और उसके बाद लगातार सरकार वहां सत्र करने से बच रही है। पिछले बार चारधाम यात्रा का बहाना बनाया गया और चारधाम यात्रा तो प्रत्येक वर्ष होनी है, तो वो बहाना फिर चलेगा। अभी इन्होंने बहाना बता दिया कि विधायक मना कर रहे हैं। साहब, जनप्रतिनिधि अपनी अपनी बात रखते हैं। विधायक तो ये भी कहते हैं कि सोमवार के दिन सत्र चलना चाहिए, प्रश्नकाल चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा है? सरकार की बहानेबाजी है, ये शहीदों का अपमान है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि विधायकों से ज्यादा पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों को परेशानी होती है। उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। विधायकों को सत्र में जाने से कोई दिक्कत कभी नहीं होती। विधायकों को सब प्रकार की सुविधाएं मिलती है
और मुझे जो लगता है शीतकाल में सबसे ज़्यादा वहाँ को परेशानी होती है तो कर्मचारी को होती है, पुलिस कर्मियों को सुरक्षा जो पुलिस कर्मियों को होती है, वहाँ के जो बाकी के सब विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी उनको कष्ट होता है, क्योंकि विधायक को तो 5 स्टार कमरा है, AC लगे, हीटर लगे, गीजर लगे, तो इसलिए इस विषय को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए। अभी का मौसम क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ बना हुआ था, इस नाते विधायकों ने उनकी समस्याओं को शायद रखा होगा। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र को गैरसैंण में नहीं कराए जाने को लेकर सूबे में सियासत तेज हो चली है। विधायकों की तरफ से गैरसैंण में ठंड का हवाला दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो जनता गैरसैंण में रहती है, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती, या वाकई गैरसैंण की अनदेखी हो रही है, या फिर हकीकत में सरकार विधायकों और कर्मचारियों को लेकर फिक्रमंद है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रत्याशियों का नाम तय करने की कवायद तेज हो चली है। इसी सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। पार्टी के लिए जुताऊ उम्मीदवार चुनना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक है। जो हमारे PEC है उसके सदस्य और जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो इस बैठक में उपस्थित होंगे। और जिन लोगों ने उत्तराखंड के 5 लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने आवेदन किए, उनके नाम पे वहाँ पे विचार किया जाएगा। उनका पार्टी के लिए क्या योगदान है और क्या उनकी सीनियरिटी पार्टी के लिए, पूरे उसमें पार्टी हाईकमान उसमें चर्चा करेगा। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग का हवाला देते हुए कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए। हालांकि आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अगले हफ्ते बुधवार को होने वाली सुनवाई तक संचालित करने की अनुमति दे दी है, मगर खाते फ्रीज करने की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले खातों पर लगी रोक को लोकतंत्र पर तालेबंदी करार दिया है। देहरादून में कांग्रेसियों ने सरकार और आयकर विभाग का पुतला फूंका है। कांग्रेसियों का कहना है कि विपक्षियों को हर तरीके से परेशान करने की साजिश की जा रही है। राजनीतिक दलों को काम नहीं करने देना, अपने विपक्षियों को हर तरीके से परेशान करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। देश को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब चुनाव प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया, सारे राजनीतिक दल उसकी तैयारी में लग गए हैं, तो ऐसे समय में एक राजनीतिक दल के खातों को आप सीज कर रहे हैं, सारे खातों को सीज कर रहे हैं, एकाध को नहीं कर रहे हैं, सारे खातों को सीज कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस जो लेजिटिमेट उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो वैधानिक गतिविधियां हैं, उनको भी न कर पाए। बहुत ही शर्मनाक है। इसे मैं दमन की पराकाष्ठा के रूप में देखती हूँ कि सत्तारूढ़ दल पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते कहीं ना कहीं ये उनकी घबराहट, उनका डर दिखाता है कि बात तो आप 400 पार की करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप इतना घबराए हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से एक जन सैलाब उसमें उमड़ रहा है। हर समाज का वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपना दर्द और अपना दुख उनके साझा कर रहा है, तो उसकी लोकप्रियता को, उसकी सफलता से आप इतना घबरा गए कि आपने अकाउंट ही फ्रीज कर डाले। देहरादून स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में AICC के वॉर रूम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की रणनीति और ढांचे पर जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही भाजपा ने जिन मुद्दों पर जनता की अनदेखी की है, उन मुद्दों को उठाने की बात भी कही है। वॉर रूम में चेयरमैन नवीन जोशी ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव को लेकर बूथ जोड़ो भारत जोड़ो मुहिम पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पूरे मुस्तैदी के साथ तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्प्रचार है उससे निपटने के लिए हमने वॉर रूम यहाँ पे स्थापित किया है। आज सेंट्रल वॉर रूम की एक टीम हमारे यहाँ पे आई थी और जिसमें हमारे पूरे 5 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे डेस्क हेड हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर आयोजित की गई है। सेंट्रल वॉर रूम द्वारा ट्रेनिंग के दौरान जो बताया गया है कि किस प्रकार से हम
बीएलए से संपर्क स्थापित करेंगे और किस प्रकार से हमको जो लीड बीएलए है उनसे हम लोगों ने काम लेना है। वहीं हेली सेवाओं के विस्तार में उत्तराखंड अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब सीमांत क्षेत्र के लोग आसानी से हवाई यात्रा कर सकेंगे। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा शुरू हो रही है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि हेली सेवा के सफल ट्रायल के बाद डीजीसीए ने इसकी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि डिस्टेंस के हिसाब से प्रति व्यक्ति किराया 2500 से 3500 रुपए तक तय किया गया है। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है, इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुनस्यारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। वहीं रुद्रपुर के किच्छा रोड पर किसानों ने टोल पर पहुंचकर सांकेतिक रूप से टोल को बंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों का कहना था कि हरियाणा में किसानों पर जो बर्बरता की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके विरोध में सांकेतिक रूप से टोल को फ्री करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर आने वाले समय में किसानों की मांग को पूरा नहीं करती है तो रणनीति तैयार कर आंदोलन किया जाएगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान साथी पंजाब हरियाणा के जो दिल्ली कूच करने जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी की जो मांग थी, जो सरकार द्वारा 13 महीने आंदोलन पहले चला था, उस आंदोलन में रिटनली ये माना गया था कि हम इन मांगों को मानेंगे, लेकिन फिर भी 2 साल तक नहीं मांगी। उन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने के लिए दिल्ली जा रहे किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, गोलियां चलाई गई, आंसू गैस फेंके गए। उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और उन किसानों के समर्थन में आज पूरे कुमाऊं के जो टोल फ्री कराए गए हैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। ये बेसिकली जो कॉल था उसके दृष्टिगत हमने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की हुई है यहाँ पे, और उन लोगों से लगातार हम लोगों ने कम्युनिकेशन भी बनाया हुआ है। और अभी फिलहाल ये प्रदर्शन चल रहा है, इसमें जैसे भी होगा अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट जीआईसी चौमेल में पिछले 7 महीने से अंग्रेजी प्रवक्ता और एलटी का पद खाली चल रहा है। खाली पद को भरने के लिए एसडीएम हेमंत वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। अटल उत्कृष्ट जीआईसी में समिति की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि अंग्रेजी प्रवक्ता न होने से चौमेल क्षेत्र के 15 ग्राम सभाओं के छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आज माननीय अपर जिलाधिकारी चंपावत जी के माध्यम से मिला और मैंने अपने चौमेल जीआईसी की जो समस्या थी कि अटल उत्कृष्ट है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी के अध्यापक दोनों नहीं हैं, इसमें बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। बल्कि पिछले साल ही लगभग 70-80% रिजल्ट अंग्रेजी विषय में खराब रहा। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, ये कोई अच्छी बात नहीं है। विलुप्त हो रहे गिद्धों के झुंड दिखाई देने से लोहाघाट क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों ने खुशी जताई है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि गिद्ध विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन एक बार फिर से गिद्धों के झुंड दिखाई देना शुभ संकेत है। पर्यावरण के लिए ये काफी अच्छी बात भी बताई गई है। कल्चर जो होते हैं ये पर्यावरण के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, जो फ्री में अपनी सेवाएं देते हैं और पूरे पर्यावरण को क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूषित वातावरण में रहने से बचे हुए हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। अब सर ने इसके रीजन बताया इसके विलुप्त होने के, वो सारे रीजन जैसे कि इनके आवासों का नष्ट होना है और ये कई प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, चाहे वो टेम्परेचर बेस्ड हो। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हल्द्वानी में पुलिस का एक्शन जारी, हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्ति हो रही कुर्क, 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। राज्य में आधी आबादी की वोट बैंक पर धामी सरकार की नजर, रोड शो और महोत्सवों के जरिए हो रही पैठ बनाने की कोशिश चुनावों में हो सकता है निर्णायक। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम तय करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद, जिताऊ कैंडिडेट उतारना चुनौती। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होने के विरोध में देहरादून में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के साथ ही आयकर विभाग का पुतला दहन, पुलिस से हुई तीखी झड़प।